प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यह मेरा चौथा वीडियो है। अभी मॉडर्न इतिहास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शुरू से ही बोले थे कि मॉडर्न इतिहास पर 15 से 20 वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो कंटिन्यू चलेगा। अभी हाल फिलहाल में परीक्षा 24 अप्रैल को दरोगा की है। बीपीएससी का कल रिजल्ट निकला 66वीं का। फिर बीपीएससी का इंटरव्यू है और पीटी 8 मई बीपीएससी का, और दरोगा का मेंस है 24 अप्रैल। मेरे कोचिंग में बहुत सारे लड़के दरोगा का मेंस दे रहे हैं। आज मैं जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था, कुछ बच्चे ने कहा कि सर दिल्ली दरबार पर ही आप वीडियो आज बनाए, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में उठा सकता है। पहले तो उस छात्र को कह दूं, सजेशन दे दूं कि जिनकी परीक्षा 24 अप्रैल की है, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कॉन्फिडेंस लगा के पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए और अपने प्रश्न को बराबर रिवीजन कीजिए। जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन कीजिए। कोई भी नई चीज, नई मैगजीन, नई पत्रिका, नई बुक का कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए जब परीक्षा निकट आवे। तो जो पढ़े हुए चीज है उसी पढ़े हुए चीज को पुनरावृत्ति कीजिए। और कोई अफवाह उड़े, अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने जो निगेटिव अप्रोच के जो मित्र हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत करीब है 24 अप्रैल। फिर जस्ट इसके बाद 8 मई को बीपीएससी पीटी का भी परीक्षा है। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पीटी भी दे रहे, यहाँ मेंस भी दे रहे होंगे दरोगा का, उधर पीटी भी देंगे, होते ही हैं। एकदम परीक्षा हॉल में जाइएगा, वैसे प्रश्न को पहले सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर 100 आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे दरोगा में, जो क्वेश्चन एक राउंड में जो आसानी से बनने वाला होगा प्रश्न, उसको आप देखते चले जाएगा। अगर कोई प्रश्न आपको कठिन लगे, फर्स्ट राउंड में छोड़ते हुए चले जाएगा। फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, बनाना चाहिए जो 100% लगे। क्वेश्चन के 1-2 बार जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, किस टाइप के आंसर है, विकल्प क्या है, और तब आप आंसर मारने की कोशिश ओमार पर कीजिएगा। पीसफुल दिमाग रखिएगा, कूल रखिएगा, अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, आप निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी आपको दरोगा में। फर्स्ट दरोगा हुआ था, 15 लड़के फाइनल किए थे। सेकेंड भी हुआ, उसी टाइप के आगे बढ़े 20-25। इस बार लगभग 50 लड़के दरोगा का मेंस दे रहे हैं। और लड़कों को यही मैसेज देता हूँ, एकदम सेल्फ स्टडी करो, बार बार उसी प्रश्न को पुनरावृत्ति करो जो पहले से तुम जानते हो, जो तुमको नहीं याद आ रहा है। साइंस के प्रश्न को अच्छे से पकड़ो। साइंस 25-30 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। परीक्षा के हर प्रश्न मूल एक ही होता है, या इतिहास के प्रश्न, या पॉलिटी के प्रश्न, या साइंस के प्रश्न हो। लेकिन क्वेश्चन मैथ में पूछा जाएगा, इसमें मेंस में 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग भी पूछा जाएगा। इस पर भी ध्यान देना है, रिपीटेशन करना है और अच्छे ढंग से अपनी बात को, अब अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और उसी तब क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंस से उसी को ओमार पर लगना है। ये आपको दरोगा के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। अब मैं चलूँगा, जो 3 वीडियो बना रहे थे तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में पढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उस चैप्टर को ब्रेक करते हुए फिर अगला वीडियो में इस चैप्टर को डालूंगा, जो आगे कंटिन्यू करने की बात मैंने कल की थी। तब थोड़ा सा जंप करते हुए हम दिल्ली दरबार पर चलते हैं। अब मन में प्रश्न होता है, दिल्ली दरबार, दिल्ली में दिल्ली दरबार क्यों लगाया जाता था? आज तक भारत में कितने बार दिल्ली दरबार लगे? आज तक भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगे। पहला लगा दिल्ली दरबार 1870, दूसरा लगा दिल्ली दरबार 1903 और तीसरा लगा दिल्ली दरबार 1911। 1911 जो ब्रिटेन के राजा थे
वह राजा को भव्य स्वागत के लिए भारत में दरबार का आयोजन किया जाता था। खेल प्रतियोगिता होती थी, अन्य पुरस्कार को वितरण किया जाता था, कुछ घोषणाएं होती थी। उस घोषणाएं के माध्यम से और जो हमारे जिसके हम गुलाम थे, हम किसके गुलाम थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। हम उसके शासन के अधीन चलते थे, हम उपनिवेश थे इंग्लैंड के। और जब हमारे मालिक कहिए, देहाती की भाषा में मालिक जब कोई आता है तो किस ढंग से उसके स्वागत किया जाता है, उसी ढंग से स्वागत दिल्ली में किया जाता था। 1870 में पहली बार जो दिल्ली दरबार लगी थी, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे। ये दिमाग में रखेगा, लॉर्ड लिटन के काल में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक पार्क है दिल्ली में, कारो डेटसन पार्क जो दिल्ली में है, उसी में दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। तब पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 लॉर्ड लिटन के काल में किया गया। जो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वह लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के काल में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। जब द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के काल में कब लागू हुआ, कब आयोजन किया गया था? 1903 में आयोजन किया था। स्वयं सम्राट नहीं आए थे इस स्वयं उनकी प्रतिनिधि के रूप में आया गया था, उनकी पत्नी आई थी और उसमें आयोजन किया गया था, उनका भव्य स्वागत किया गया था। दिल्ली दरबार में बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे खेल, अन्य चीज सब सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि को होता था, उनका स्वागत गान होता था और उनका स्वागत किया जाता था। लॉर्ड कर्जन के इस समय थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, फिर तीसरा दिल्ली दरबार आपको 1911 पढ़ाते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल है 1899 से लेकर 1905 तक है, इसको दिमाग में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के काल, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय है, उसके विस्तार से जब गवर्नर जनरल पर चर्चा करेंगे तब उसके सामने बताएंगे कि लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था। आपको बोल देते हैं लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण चीज था 1905 में। फिर 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में ही सन मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था और रेलवे भर्ती बोर्ड का भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन ने ये तीनों दिल्ली दरबार जब हुआ था, ये तीनों दिल्ली दरबार से अधिक भव्य आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में दिल्ली दरबार। तो दो दिल्ली दरबार समझ गए, 1870 और 1903। अब आइए 1911 दिल्ली दरबार। 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था। इसमें कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब हुआ था? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय था। किसके लिए यह आयोजन किया था? जब कोई सम्राट बनता था इंग्लैंड में तो भारत में उसका काफी स्वागत किया जाता था, क्योंकि हम लोग का शासन कहाँ से चलता था? इंग्लैंड से चलता था, क्योंकि हम किसके उपनिवेश थे? हम लोग इंग्लैंड के उपनिवेश थे। जब हम लोग इंग्लैंड के उपनिवेश थे तो हम लोग का मालिक या मलकिनी कौन था? इंग्लैंड के महाराजा और महारानी था। तो 1911 में कौन आया था? जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम। और इसकी पंचम और इसकी पत्नी का नाम क्या है? रानी मैरी। रानी मैरी। रानी मैरी के जब आगमन हुआ था तो पूरा कालीन बिछाया गया था, फूल मालाएं थी, फूल मालाएं से इनका स्वागत किया गया था और लगा था कि भव्य ढंग से आयोजन किया गया था दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में जब भव्य ढंग से आयोजन किया गया था तो इसी दिल्ली दरबार में 1905 का बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। हम बंगाल विभाजन की चर्चा किए थे 1900 लॉर्ड कर्जन के काल में। अब बंगाल विभाजन रद्द किया गया
क्या किया गया, बंगाल विभाजन, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कब रद्द किया गया, दिल्ली दरबार में 1911 में रद्द किया गया। इसको दिमाग में आप रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ था, भारत की राजधानी घोषणा किया गया था कलकत्ता से कहाँ होगी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कहाँ होगी, कलकत्ता से दिल्ली होगी, कलकत्ता से कहाँ होगी, दिल्ली होगी, दिल्ली होगा भारत की राजधानी। अब विधिवत रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, 1912। समझिएगा भैया, यहाँ क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है, चाहे कोई भी परीक्षा, दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी परीक्षा, आप जो जीएस दीजिएगा परीक्षा में, जिस परीक्षा में आपका जीएस रहेगा, यह क्वेश्चन उठाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। विकल्प रहेगा 1911, विकल्प रहेगा 1912, विकल्प रहेगा 1913 और विकल्प रहेगा 1914। तो आप क्या मारेगा, आप मारेगा 1912। 1911 कभी नहीं मरेगा। अगर 1911 मारेंगे तो आप अगर निगेटिव वाली परीक्षा दे रहे तो निगेटिव अंक मिलेंगे, और नहीं तो जिस परीक्षा में निगेटिव अंक नहीं है, जो बीपीएससी में निगेटिव अंक नहीं है, जिसमें 0 अंक मिलेंगे। दरोगा की परीक्षा जो 24 अप्रैल की है उसमें निगेटिव है, तो आपकी जितनी निगेटिव है काट लिए जाएंगे, जो निगेटिव अंक निर्धारित किया गया है उसके द्वारा। तो इसलिए क्या मानना है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गई, 1912। लेकिन घोषणा कब किया गया, 1911। अगर घोषणा रहे तब मारेगा 1911। प्रश्न पूछे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गया, तो आप मारेगा 1912। इस बात को दिमाग में हर वक्त रखना है भैया। अब दिल्ली दरबार में इसी बात हुआ था। आगे बढ़िए, बिहार के अलग प्रांत बनाने की मांग, सैतानंद सिन्हा बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लगभग 1891-92 से ही। 1891-92 से सैतानंद सिन्हा जो बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे थे कि हम अलग प्रांत रहेंगे, बनाएंगे, समझे ना। तो सैतानंद सिन्हा तक घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में ही 22 मार्च को घोषणा किया गया, 22 मार्च 1911 को घोषणा किया गया कि बिहार एक अलग प्रांत रहेगा। अब विधिवत रूप से 22 मार्च, कब मार्च, 22 मार्च, अब विधिवत रूप से 1 अप्रैल 1912 बिहार एक अलग प्रांत बना। देखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है जब बिहार दिवस मनाने की बात आई। वर्तमान मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और जब से 2005 जब ये मुख्यमंत्री बने थे 7-8-5 के लगभग, 5 के बाद, तो 107 से ही उसी के लमसम में बिहार दिवस मनाने की चर्चा भी थी कि भाई बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाए कि 1 अप्रैल को। तो आप जानते हैं ना, 1 अप्रैल है मूर्ख दिवस। अगर 1 अप्रैल को हम लोग बिहार दिवस बनाते तो हमारा देश स्तर पर छवि अच्छी नहीं रहती। यानी मूर्ख दिवस हम लोग मनाते हैं, 1 अप्रैल को आप लोग रटते होइएगा से मूर्ख दिवस। तो नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया कि नहीं, बिहार दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाएगा। तो आप देखते होइएगा कि हर साल जब 22 मार्च आता है तब भव्य समारोह के साथ, इसी बार भी आया था 22 मार्च, तब 22 मार्च को पूरे भव्य समारोह के साथ, आपको आज तक 14 अप्रैल हुआ, और पिछले महीना में 22 गांधी मैदान में भव्य तरीके से बिहार दिवस मनाया गया था। उसका उद्घाटन स्वयं नीतीश कुमार किए थे, और पूरे बिहार में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई, तो बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई आपको 22 मार्च 1911,
और विधिवत रूप से, कौन रूप से? विधिवत रूप से बिहार एक अलग प्रांत बना। कब बना? 1912 में। हो गया। आज जब बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग सैयदानंद सिन्हा कर रहे थे, तो सैयदानंद सिन्हा को क्या कहा गया? बिहार का पितामह। सैयदानंद सिन्हा को क्या कहा गया? बिहार का पितामह। तो सैयदानंद सिन्हा को कहा गया बिहार का पितामह। याद रखिएगा, बिहार का पितामह। इस बात को दिमाग में निश्चित रखिएगा कि सैयदानंद सिन्हा को क्या कहा गया? बिहार का पितामह। आगे बढ़िए। देखिए, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो उसी दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने मुखार बिंदु से जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, उस राष्ट्रीय गान को गाया था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर ने अपने मुखार बिंदु से राष्ट्रीय गान को गाया था। उन गान को राष्ट्रीय गान को गाया था। इसको याद रखिएगा। कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर दो देश के राष्ट्रीय गान को लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे? दो देश के राष्ट्रीय गान को लिखे थे। कहाँ कहाँ के लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर? एक लिखे थे आपको भारत, और दूसरा लिखे थे कहाँ पर? दूसरा लिखे थे बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो आपको दिल्ली दरबार के विषय में आपको विस्तार से चर्चा किए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? अब ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखेंगे, परीक्षाएं दरोगा के लड़के या बीपीएससी के लड़के या अन्य जो परीक्षा देते हैं, जो जीएस संबंधित जिस प्रश्न पूछे जाएंगे, भविष्य में सचिवालय सहायक की परीक्षा होगी, भविष्य में और सारी वैकेंसी निकलेगी बिहार का, उसमें प्रश्न अगर उठाते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कितना बार हुआ? तो आप कहेगा दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ। फिर पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब कब हुआ? तो पहला हुआ 1877, दूसरा हुआ 1903 और तीसरा हुआ 1911। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा किस किस गवर्नर के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ? तब पहला जो 1870 में हुआ वह थे भारत के जो वायसराय थे, वह लॉर्ड लिटन थे। दूसरा जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1903 में, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था वह था आपको वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये तीनों याद हो गया? ये क्वेश्चन इतना याद हो गया। अगला क्वेश्चन, किसके आगमन पर भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में। उसके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या गाए थे? राष्ट्रीय गान अपने मुखार बिंदु से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना अपने मुखार बिंदु से किया था, जन गण मन अधिनायक जय है। ये भी जान लीजिए, अंग्रेजी में क्वेश्चन कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में रूपांतर द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से। किसके नाम से? द मॉर्निंग सॉन्ग। किसके नाम से? द मॉर्निंग सॉन्ग। द मॉर्निंग सॉन्ग याद रखिएगा, द मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से क्या कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न इससे बन सकता है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना एक ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर।
हो गया। दो देश के राष्ट्रीय गान की रचना। आगे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब की गया? 22 मार्च को। अगला प्रश्न इसमें आ सकते हैं, विधिवत रूप से बिहार एक अलग प्रांत कब बना? 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न इसमें आ सकता है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन काल में, इसमें रद्द किया गया। और एक बिहार के पितामह किस, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग कौन कर रहे थे? सैयदानंद सिन्हा। इसलिए सैयदानंद सिन्हा को बिहार का पितामह कहा जाता है। आपको दिल्ली दरबार हम पढ़ा है, आपसे अनुरोध है, अगर दिल्ली दरबार पर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे और लाइक जरूर करेंगे और इस पर कमेंट जरूर करेंगे। और कंटेंट कुछ छूट गया हो, मेरे हिसाब से छूटा तो नहीं है, पूरे कंटेंट आपको देने का प्रयास किए हैं। कंटेंट छूटा गया तो इस पर कमेंट भी करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करने का निश्चित प्रेरित करें, फॉरवर्ड करेंगे वीडियो को, ताकि फिर आगे कंटिन्यू हम करते रहें, निश्चित रूप से कंटिन्यू होते रहेगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।